हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, आज से हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग एंड सीवीपी एनालिसिस। ना दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड येट वेरी इजी चैप्टर। बस थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, अच्छे से समझ जाओगे तो काफी आसान रहेगा। मैं बहुत आसानी से समझा देती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ना एक मार्जिनल कॉस्टिंग होती है। मार्जिनल मार्जिन है ना। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम, यहाँ ना पहले तो हमारे पास में दो कॉन्सेप्ट्स हैं कॉस्ट के, एक है फिक्स्ड कॉस्ट, एक है वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट को तो ये अपने साथ लेकर नहीं चलता, बोलते हैं कि देखो ऐसा है, आप क्या करोगे, इसको जब अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो उसमें एक तरीके से इसको लेकर जाना और एक पीरियोडिक कॉस्ट दिखा देना। पीरियोडिक कॉस्ट मतलब एक खर्चा दिखा देना कि भाई इस क्वार्टर में इतना खर्चा हुआ है, जैसे भी आपको इसे दिखाना है। इससे मेरी कोई चिंता नहीं है, मैं सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की बात करूंगा। अब ये बोलता है कि जब मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ तो हम ये देखेंगे कि अगर मैं अपनी आउटपुट में एक यूनिट इंक्रीज कर देता हूँ, पहले मैं 100 यूनिट्स बना रहा था, अब मैं अगर 101 यूनिट्स बनाऊंगा तो जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है उसमें आखिर कितना चेंज आएगा। तो ये बात करता है मार्जिनल कॉस्टिंग। फिर इसका एक और भाई है जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या बोलता है कि मुझे ये बताओ कि भाई यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। मैं तो दोनों को साथ लेकर चलूंगा, मैं यहाँ पर कोई भी पार्शियलिटी नहीं करता हूँ। तो इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जो आपकी सभी कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर कर यहाँ पर चीजें फाइनलाइज करेगा। अब देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या करता है, इंफॉर्मेशन दे रहा है मैनेजमेंट को कि भाई कॉस्ट बिहेवियर कैसा जाएगा और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पर इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। ऑल्टरनेटिव नेम्स की बात करें तो डायरेक्ट कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग, डिफरेंशियल कॉस्टिंग, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्टिंग। अगर बात करें कि ये यूज क्यों हो रहा है, तो ये यूज होता है आपका डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, जैसा कि मैनेजमेंट यूज कर रहा है, मैनेजमेंट क्या करता है, डिसीजंस लेता है। तो अब ये नेक्स्ट बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास में एक एडिशनल यूनिट अगर आप बना रहे हो प्रोडक्ट या सर्विस की, तो आप ये देखोगे कि कितना आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है। तो सीमा यहाँ पर बोलता है कि देखो, हम क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट को असरटेनमेंट करेंगे और इफेक्ट देखेंगे हमारे प्रॉफिट्स पर। राइट, प्रॉफिट्स पर तो इम्पैक्ट आएगा ही ना हमारा। अगर यहाँ पर हम लेकर चलें सेलिंग प्राइस में से हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है, अगर वो इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट भी हमारा कम होगा। तो ये हमारा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे आउटपुट में चेंज आ रहा है। एंड यहाँ पर हम अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को सेपरेट कर कर चलते हैं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट तो हम चार्ज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स पर, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट को हम कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट में यहाँ पर क्या कहते हैं, चार्ज करेंगे। और जो हमारा पीरियड है, मतलब पूरे साल में यहाँ पर हमें जितना रेंट देना पड़ा, जितनी फिक्स्ड कॉस्ट थी, उसको हमने क्या किया, एक साथ एक खर्चे की तरह दिखा दिया, जो भी पीरियड हम लेकर चलेंगे। तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद कर लो, रट लो इसको। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स प्राइस में से जब वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करा जाएगा। तो मान लो आपने 200 रुपए की सेल की और यहाँ पर कोई आइटम था जिसकी वेरिएबल कॉस्ट 140 थी, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 200 में से 140। ओके, अगर प्रॉफिट निकालते थे तो क्या करते थे, वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को लेकर चलते थे, कंट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं कर रहे। तो फीचर्स क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग के, ये कॉस्ट रिकॉर्डिंग भी लेकर चलेगा और कॉस्ट रिपोर्टिंग भी लेकर चलेगा। कॉस्ट को हम सेग्रीगेट कर लेंगे हमारे फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल में। ये यहाँ पर आपका ओनली वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेकर चलेगा और उसी को वैल्यूएशन में कवर करेगा, ना कि बाकी दो को। फिक्स्ड कॉस्ट को हम अपने प्रोडक्ट कॉस्ट में से एक्सक्लूड कर देते हैं। प्रोडक्ट की जब हमने प्राइस निकाली कि भाई कितना कॉस्ट हमें टोटल लगा, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट को हमने माइनस कर दिया, उसको नहीं लेकर चलेंगे और इसको एक पीरियड रिवेन्यू में यहाँ चार्ज कर लेंगे। हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर एक खर्चा दिखा देंगे और फिर देख लेंगे कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिटेबिलिटी हमारी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में, वो मार्जिनल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। और कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या था, सेल्स प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करोगे। अब एडवांटेजेस क्या है, प्राइसिंग डिसीजन अच्छे से ले पाते हो। अगर रिसेशन चल रहा है, क्या हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है कम करना है, वो हम समझ पाएंगे। सेपरेटिंग अकाउंटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है, डेटा इजीली अवेलेबल है, सारी वेरिएबल कॉस्ट से फिक्स कॉस्ट पर तो हमारा ज्यादा कुछ है नहीं वो करने के लिए।
ब्रेक इवन यहाँ पर हम डिटरमिन करते हैं। ब्रेक इवन के बारे में भी आगे चलकर धीरे धीरे पढ़ेंगे हमारी सीवीपी एनालिसिस के टाइम पर। कंट्रीब्यूशन हमें हेल्प करता है प्रोडक्ट, टेरिटरी या फिर सेगमेंट अप्रेजल के लिए, कि क्या हमें इस प्रोजेक्ट के साथ में जाना चाहिए, इस प्रोडक्ट के साथ में जाना चाहिए, ये हमें कितने टाइम में बेनिफिट्स प्रोवाइड कर देगा, और इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल कर लेते हैं। इम्पैक्ट बताता है कि भाई जो हमारा प्रॉफिट है उस पर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो लग रही है उसका कितना इम्पैक्ट रहेगा। साथ में ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में भी हमें असिस्ट करते हैं। लिमिटेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर डिफिकल्ट है हमारे लिए सेग्रीगेट करना कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल में। ठीक है, सेमी वेरिएबल का इशू आ जाता है। अजम्पशन क्या है कि फिक्स्ड जो है वो कांस्टेंट चलेगा, तो कांस्टेंट कॉस्ट है तो उसको हम एक बार में ही यहाँ पर एक्सपेंसेस को दिखा देंगे। और वेरिएबल यहाँ पर लीनियर है, अगर आउटपुट आपका यहाँ पर बढ़ेगा तो रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए, लेबर ज्यादा चाहिए होगा, ओवरहेड्स ज्यादा लगेंगे। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन हमारी फिक्स कॉस्ट को एक्सक्लूड कर कर चलेगी क्योंकि प्रॉफिट्स को डिस्टॉर्ट कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने गोडाउन रेंट पर लिया तो उसे हम नहीं लेंगे, लेकिन हम क्या लेकर चलेंगे, हम यहाँ पर हमारी इन्वेंट्री का जो प्राइस है, वो जो सामान हमारे पास है, जो स्टॉक हमारे पास है, वो लेकर चलेंगे। रेंट हटा दिया, रेंट क्या फिक्स्ड कॉस्ट है। अजम्पशन यहाँ पर क्या है कि कांस्टेंट सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हो रहा, सेलिंग प्राइस हमारा सेम जा रहा है। तो शॉर्ट टर्म डिसीजंस के लिए अच्छा है लेकिन फुल्ली रिलायबल नहीं है हम इस पर लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, क्योंकि हम ऑफ कोर्स फिक्स्ड कॉस्ट एक मेजर कॉस्ट हो जाए उसे नहीं लेंगे तो डिफिकल्टी तो आएगी। अब आ जाओ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस पर। तो इम्पोर्टेंट डिफिकल्ट केस स्टडी बेस्ड जो न्यूमेरिकल टफ वाले आते हैं वो यहाँ से आते हैं। तो यहाँ पर आपका बेसिक फॉर्मूला क्या रहता है, प्रॉफिट में से आप क्या करते हो, अपनी टोटल कॉस्ट को यहाँ पर निकाल लोगे। जब आप प्रॉफिट में से कॉस्ट निकाल लेते हो तो उसमें आपके पास आ जाता है, बेसिकली सेल्स में से कॉस्ट निकाल लेते हो तो आपके पास प्रॉफिट आ जाता है। अब प्रॉफिट में आपके पास सेल प्राइस देखोगे और यूनिट सोल्ड देखोगे, तो मार्जिनल कॉस्टिंग का वर्जन क्या है, देखो प्रॉफिट क्या है, मैंने किस प्राइस पर सामान बेचा और कितनी यूनिट्स बेची, माइनस मेरे पास में कितनी यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट थी उन यूनिट्स की, साथ में मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी। तो इनको हम यहाँ पर लेकर चलते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। अब वेरिएबल कॉस्ट में इस कॉस्ट को हम हटा देते हैं तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो इलस्ट्रेशन दे रखा है कि 1,00,000 रुपीज आपके फिक्स्ड कॉस्ट के हैं, 120 रुपीज पर यूनिट, 160 रुपीज पर यूनिट, और यूनिट सोल्ड 3000। तो कैसे निकालोगे प्रॉफिट बताओ। सबसे पहले तो 160 रुपीज की हर एक यूनिट है और 3000 ऐसी यूनिट्स हैं, माइनस वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो 120 रुपीज की आपकी यूनिट्स हैं और 3000 यूनिट्स है। साथ में यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट देखेंगे तो वो आपकी 1,00,000 रुपीज है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस में। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, ब्रेक इवन देखो, ब्रेक इवन ये होती है वो पॉइंट जहां पर ना तो कंपनी प्रॉफिट में है और ना कंपनी लॉस में है। कंपनी है यहाँ पर एक ऐसे पॉइंट पर कि कंपनी ने अभी तक जितना पैसा लगाया है और कंपनी ने अभी जितना पैसा कमाया है, मतलब जितना रिवेन्यू हुआ और जितने यहाँ पर एक्सपेंसेस हुए, दोनों बराबर हैं, तो ना प्रॉफिट में हो और ना ही लॉस में हो। तो ब्रेक इवन एनालिसिस कैसे होती है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखोगे तो सेल्स प्राइस आपका कितना है माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है। ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट जो है आपकी वो फुल्ली रिकवर्ड हो जाती है, ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस, जैसा कि बताया। तो अगर आपके ब्रेक इवन पॉइंट के लो चले जाते हो तो फिर तो लॉस में आओगे और इससे ज्यादा की सेल्स हो जाएगी यहाँ पर तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे। तो एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 2,00,000 रुपए है, सेल्स प्राइस पर यूनिट 60, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 40, कंट्रीब्यूशन आपका 20 का है। कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला, 60 में से 40 माइनस कर दिया, सेल्स रेवेन्यू या सेल्स प्राइस में से यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट माइनस की। जो कंट्रीब्यूशन आपका आएगा उसमें आप यहाँ पर देखोगे कि पर यूनिट कितना है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन अगर आपको ब्रेक इवन निकालना है तो ब्रेक इवन के लिए कंट्रीब्यूशन आप पर यूनिट निकालते हो और क्या करोगे, फिक्स्ड कॉस्ट में से डिवाइड कर दोगे फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो ब्रेक इवन पॉइंट को,
तो यूनिट्स मान लो आपकी 10,000 है बल्ब की, सेल्स वैल्यू आपकी है 10,000 इंटू 60 रुपीज पर यूनिट, आपने 60 रुपए का बल्ब बेचा, तो यहाँ पर सेल्स वैल्यू आ गई। अब कितनी कैपेसिटी आपने यूटिलाइज करी, अगर आप 20,000 बल्ब बना सकते थे, ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर रहे थे, आप यहाँ पर 20,000 बल्ब बना सकते थे और आपने कितने बल्ब बनाए हैं, 10,000, तो आपने 50% पर अपना ब्रेक इवन अचीव किया है। अब एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं। ब्रेक इवन बस ऐसे ही याद रख लेना, कंट्रीब्यूशन आपका कितना है पर यूनिट वो निकालो, फिर फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी होगी सॉरी, तो उसमें क्या करोगे, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लोगे, तो इससे आपका ब्रेक इवन आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो ब्रेक इवन आपका आया, इसके बाद में क्या करोगे, ये आपका पर यूनिट आएगा ठीक है, कि भाई इतनी यूनिट्स मुझे बेचनी थी, तो मैं ब्रेक इवन अचीव करता, और अकॉर्डिंगली अगर आपको प्राइस निकालना है कि भाई प्राइस कितना होता, तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेल्स कर लोगे, तो प्राइस में आ जाएगा कि कितने रुपीस पर आप यहाँ पर ब्रेक इवन पर पहुंचोगे। ब्रेक इवन एनालिसिस यहाँ पर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मैनेजमेंट सभी के लिए जरूरी है, सभी बिजनेसेस के लिए जरूरी है, ताकि ये पता चले कि कितना मिनिमम सेल हमें करना है ताकि हम यहाँ पर लॉस में ना रहें। ठीक है, अब अगर लोन अप्रेजल करना है, किसी ने हमसे यहाँ पर लोन लेना है, एज अ बैंक अगर हमें लोन देना है, तो उनके डॉक्यूमेंट्स अप्रेजल करने के लिए हमें देखना होगा कि लोन देना है या नहीं देना है। इसे देखने के लिए हम उनका ब्रेक इवन देखेंगे कि ये जिस प्रोजेक्ट के लिए लोन लेना चाहते हैं वहां पर हम कब ब्रेक इवन अचीव कर पाएंगे। अगर ब्रेक इवन पॉइंट इनका काफी हाई है, इनकी कैपेसिटी से काफी हाई जा रहा है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी लो है, तो प्रोजेक्ट्स जो है वो हमारे लिए रिस्की हो जाते हैं। देखो क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे डिफाइन करोगे, ये आपका लॉस की तरफ जा रहे हो, ये आप प्रॉफिट की तरफ जा रहे हो, यहाँ बीच में आपके पास में ब्रेक इवन है। ठीक है, अब एक यहाँ पर आप क्या करते हो, मान लो बिजनेस अभी अच्छा नहीं चल रहा, माइट भी इकोनॉमी अच्छा वर्क नहीं कर रही है, तो आप एक ऐसी लेवल मेंटेन कर चलोगे, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेंटेन करोगे, ताकि आप ऐसा ना हो सीधे ब्रेक इवन पे पहुंच जाओ, क्योंकि इसके बाद तो लॉस में ही आ जाओगे। तो ये एक मार्जिन, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको अचीव कर चलना है, ताकि बिजनेस जो है अपने बुरे समय में भी कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल ही रहे, लॉस में ना आए। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो हमारा जो मैनेजमेंट है वो ये जानता है कि मिनिमम एक्टिविटी लेवल बिलो विच ऑपरेशंस आर नॉट वायबल, ये पता चला हमें ब्रेक इवन से कि भाई यहाँ पर कौन सी इतनी हमारी मिनिमम एक्टिविटी लेवल है कि इसके बाद में अगर हमने इस सेल से कम सेल की, तो हम यहाँ पर क्या होगा, लॉस में आ जाएंगे। यहाँ पर इंसेंटिव स्कीम्स हमें किस तरह से डिजाइन करनी है कि भाई प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तो प्रॉफिट्स भी बढ़े, वो हम डिसाइड करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी हमारी कंपेयर करेंगे जो दूसरी कंपनीज है इंडस्ट्रीज में, या फिर हमारे जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, साथ में यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि क्या कोई सर्विस हमें आउटसोर्स करनी चाहिए या अपने यहाँ पर ही उसको बनाना है, या प्रोडक्ट को बनाना है, या कंपोनेंट बनाना है। फॉर्मुलेट करेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, हमारी स्पेशली टफ मार्केट कंडीशंस अगर हैं तो उसमें ये हेल्प करेगी, क्योंकि आपको पता है मार्केटिंग बहुत कॉस्टली होती है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं पीवी रेशियो और इसका सिग्निफिकेंस। तो रेशियो, हमारा पीवी रेशियो कैसे निकलेगा, ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पीवी रेशियो क्या हो गया कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना है और आपकी सेल्स कितनी है। ठीक है, ये होता है पीवी रेशियो, याद कर लेना, रट लेना, हर बार पेपर में पूछा जाता है। तो आपको कैसे निकालना है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 120, ठीक है, 160 आपका कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन सॉरी 160 आपका सेल प्राइस है, कंट्रीब्यूशन आपका निकल जाएगा अपॉन आपका सेल्स प्राइस इनटू 100, तो आपके पास पीवी रेशियो आ जाएगा, जिससे आप एक परसेंटेज में लेकर चलते हो। तो अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हो, आपकी फर्म बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकालती है, तो कौन सा प्रॉफिटेबल है यहाँ पर, कौन सा कम प्रॉफिटेबल है, वो पता चल जाता है। डिसाइड कर पाते हो कि कौन से प्रोडक्ट्स को ज्यादा पुश करने की जरूरत है, या फिर इनकी रिप्राइसिंग कर लेनी चाहिए। मेक और बाय डिसीजन हम कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है,
एक क्वेश्चन जो मैंने आपको क्वेश्चन बनाकर दिखाया था ना, ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर हमारे बिजनेस के पास में अवेलेबल होना चाहिए अपनी ब्रेक इवन सेल्स के बाद में भी। तो ये दिखाता है कि कितनी सेल्स यहाँ पर अगर आपकी गिर जाती हैं, कम हो जाती हैं बिफोर की कंपनी लॉसेस शुरू कर दे बनाना। तो एस्टिमेटेड सेल्स हमारी कितनी है, माइनस ब्रेक इवन सेल्स अपॉन एस्टिमेटेड सेल्स। तो मान लो 110 लाख रुपए की सेल हो रही है, ब्रेक इवन सेल्स हमारी 70 है और 110 लाख की ही एस्टिमेटेड थी, तो इनटू 100 इससे हमें पता चलेगा हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। ठीक है, आ गया इतना समझ में। तो जितना आपका लो ब्रेक इवन पॉइंट होगा उतना ही हाई आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगा। ठीक है, जितना हाई आपका ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा उतना ही लो ये हो जाएगा और प्रोजेक्ट्स हमारे लिए रिस्की बन जाते हैं। बस इतनी लाइन को याद रख लेना कि प्रोजेक्ट्स वही रिस्की हैं जहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास काफी लो रहेगी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो गई वो कॉस्टिंग जहां पर हम हमारी फिक्स्ड कॉस्ट भी लेकर चल रहे हैं अलोंग विद अवर वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना होगा कि भाई मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो तो वेरिएबल कॉस्ट लेकर चल रही थी और फिक्स्ड कॉस्ट को पीरियोडिक कॉस्ट दिखा दे रही थी, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर अपनी वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट सभी को लेकर चलना पड़ेगा। तो इसको हम फुल कॉस्टिंग या फुल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी बोल देते हैं। तो जब हमें एक्सटर्नली देखो मैनेजमेंट किस में यूज कर रहा था, मार्जिनल कॉस्टिंग को मैनेजमेंट यूज करता है ताकि डिसीजन ले पाए। लेकिन अगर मुझे बाहर किसी को बताना है कि भाई मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, तो वो कंट्रीब्यूशन से थोड़ी मान जाएंगे, उन्हें तो पूरी की पूरी रिपोर्ट चाहिए, पूरा प्रॉफिट चाहिए। तो उसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग काम आती है, टैक्सेस भी हमारे पूरे उस पर लगते हैं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए है। फिक्स्ड ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स, डायरेक्ट कॉस्ट पर बल्ब और टोटल बल्ब्स प्रोड्यूस्ड। अब हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो कॉस्ट पर यूनिट देखेंगे, है ना, कि भाई हमारी कॉस्ट पर यूनिट आपकी कितनी आएगी। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर सेल्स में से इसको निकालेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे थी कि यहाँ पर हमें एक डायरेक्ट कॉस्ट दे रखी थी, फिर हमें बता रखा था कि टोटल बल्ब्स जो हमने बनाए हैं वो 15,000 हैं और इसके ऊपर जो वेरिएबल कॉस्ट लग रही थी वो हमारी लग रही थी 60,000 की। तो एक बल्ब यहाँ पर आपके लिए 4 रुपीज का बैठेगा। ठीक है, 4 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट रहेगी पर बल्ब, तो कितना हो गया 44 रुपीज का। और फिक्स्ड ओवरहेड्स को हमने लिया नहीं, लेकिन एब्जॉर्प्शन में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है वेरिएबल कॉस्ट तो इतनी है, अब हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे कि 15,000 बल्ब्स हैं, तो हर यूनिट के हिसाब से हमारे पास में फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लगेगी। तो 1,50,000 रुपीज अगर मेरे पास में फिक्स्ड कॉस्ट थी और 15,000 बल्ब थे, तो यहाँ पर 150 रुपीज की फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, 44 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट हो गई। दोनों को मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है कुछ गड़बड़ कर दी ना, हाँ ये 10 हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका 10 हो जाएगा। तो ये 54 रुपीज की आपकी टोटल कॉस्ट पर बल्ब आ जाएगी। ओके, अब स्टॉक वैल्यूएशन पर क्या इम्पैक्ट रहेगा इसका? तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड्स को अलोकेट करती है इन्वेंट्री के पास में। ठीक है, कि भाई जो इन्वेंट्री है उस पर भी इसको एलोकेट करेगी, जबकि हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन में क्या देखा था मार्जिनल कॉस्टिंग में कि वो फिक्स्ड ओवरहेड्स को साइड रख देती है। तो यहाँ जो हमारा स्टॉक का वैल्यूएशन है, अब उसमें रेंट भी ऐड हो गया, तो ऑफ कोर्स स्टॉक यहाँ पर महंगा दिखेगा हमें। तो इन्वेंट्री अगर हमारी अनचेंज्ड है तो कोई भी डिफरेंस हमारे दोनों मेथड्स में नहीं आएगा। अब प्रॉफिट्स पर क्या यहाँ पर इफेक्ट होगा, अगर इन्वेंट्रीज बढ़ जाती हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होगा, हायर प्रॉफिट दिखेगा। क्यों? पहले मेरे 15,000 यूनिट्स पर 1,50,000 रुपए लग रहे थे, अब 1,50,000 रुपीज लग रहे हैं यहाँ पर आपके मान लो 30,000 यूनिट्स पर। तो ऑफ कोर्स आप क्या देखोगे कि यहाँ पर अब आपके पास में कम पैसा लग रहा है, टोटली हर यूनिट की जो कॉस्ट है वो आपकी कम हो जाएगी ना आराम से। तो यहाँ पर इसी एक चीज को हमने कवर करा है कि अगर हम इसको लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास में 10 रुपीज बैठ रहा था, अगर हम इसको लेकर चल रहे हैं तो ये हमारे लिए कम हो जाएगा, केवल और केवल यहाँ पर 5 रुपीज रह जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि भाई अगर मेरी इनपुट प्राइस
मार्जिनल कॉस्टिंग में कितनी हो गई 44 प्लस 10, और एब्जॉर्प्शन में कितनी हो गई 44 प्लस 5, है ना। तो प्रॉफिट ज्यादा दिखेंगे अगर प्रोडक्शन बढ़ गया, अगर प्रोडक्शन कम हो रही है, इन्वेंट्रीज कम हो रही है, तो उल्टा हो जाएगा। अगर सेम है तो प्रॉफिट्स हमारे सेम शो करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो किस तरीके से फिक्स्ड ओवरहेड्स को ये ट्रीट कर रहे हैं। मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर अलोकेट नहीं की गई है प्रोडक्ट्स के ऊपर, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की गई है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में तो हम फिक्स्ड कॉस्ट लेकर चल रहे हैं, यहाँ नहीं लेकर चलेंगे। सीवीपी एनालिसिस में देखें तो ये हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग में यूज हो रही थी। क्लासिफिकेशन की बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट आपकी किस में जा रही है, फिक्स्ड और वेरिएबल, ये आपकी टोटल कॉस्ट लेकर चलेगी। तो ऐसा कोई खास यहाँ पर हमने सेगमेंटेशन नहीं करा। वैल्यूएशन की बात करें तो मार्जिनल कॉस्टिंग केवल वेरिएबल कॉस्ट लेगी, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपकी दोनों ही कॉस्ट को लेकर चलेगी। ठीक है, इसी के साथ में मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर पूछा है इनमें से कौन सा सेम नहीं है एज मार्जिनल कॉस्टिंग। पहला बोल रहे डायरेक्ट कॉस्टिंग, दूसरा एब्जॉर्प्शन, तीसरा वेरिएबल, चौथा डिफरेंशियल। तो हमें पता है मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो डिफरेंट है, तो यहाँ पर यही इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है पीवी रेशियो। क्या है? रेशियो है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इनटू 100 इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट बोल रहे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ब्रेक इवन के बारे में। पहला बोल रहे फाइनेंसिंग बैंक प्रिफर करेगा एक ऐसे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना जिसका लो ब्रेक इवन है और हाई क्या बन गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, विच इज यहाँ पर सेफर। करेक्ट है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट को बढ़ा देंगे, अगर फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ गई तो यहाँ पर आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करेक्ट बात है। अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कंट्रीब्यूशन क्या है, सेल्स, आपका जितना था सेल्स रेवेन्यू, उसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करोगे, तो ये भी करेक्ट है। फिर बोल रहे एक यूनिट जो यहाँ ऑपरेट करेगी बिलो ब्रेक इवन लेवल, वो क्या होगी, वो यहाँ पर कैश लॉसेस इनकर कर रही है। देखो जरूरी नहीं है कि कैश लॉस इनकर करे, ओवरऑल लॉसेस इनकर कर रही है। अब इसमें आपके नॉन कैश लॉसेस जैसे कि डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। नेक्स्ट बोल रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो क्या लेकर चलती है साथ में, तो सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स को लेकर चलेगी। ठीक है, कि भाई एस्टिमेटेड सेल्स कितनी है माइनस ब्रेक इवन सेल्स आपकी कितनी है अपॉन एस्टिमेटेड सेल्स इनटू 100, यही तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला था। चलो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपका फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोथ वेरिएबल कॉस्ट और प्रोपोर्शनेट फिक्स्ड कॉस्ट आर टेकन, राइट। इसी के साथ में आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर जेआईआईबी का सेल्फ स्टडी पैक, जहाँ पर मैं आपको केस स्टडीज प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, 125 केस स्टडीज आपको हर सब्जेक्ट की मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं आपको, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, साथ में टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपको मिल जाते हैं, और मॉक टेस्ट आपको 10-10 मॉक्स हर एक सब्जेक्ट के रहेंगे जो एग्जाम लेवल के हैं। अगर आप नहीं खरीदना चाहते हो, आप चाहते हो फ्री में मॉक मिल जाए, तो फ्री में भी हम आपको 1 या 2 मॉक्स यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। करेंटली एक ऑलरेडी लाइव है, दूसरा भी जल्दी लाइव हो जाएगा, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। टॉकिंग अबाउट वीडियोस, तो वीडियोस जो मैं आपको यूट्यूब पर दे रही हूँ ये पूरा पेड कंटेंट ही है, मैं कुछ भी स्किप नहीं करती हूँ बाकी कोचिंग सेंटर्स की तरह। ठीक है, सभी कोचिंग सेंटर्स को यहाँ पर बोला जाता है कि पेड में पूरा नहीं पढ़ाना है, मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं आपको कंप्लीट पार्ट पढ़ाऊंगी वरना नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, मेरे प्रिंसिपल्स ऐसे नहीं है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, और अगर मैं नहीं पढ़ाऊँगी तो मैं बता भी दूँगी कि मैंने नहीं पढ़ाना है ये वाला पार्ट। ठीक है? चलो, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।